हेलो एवरीवन, वेलकम टू JSN चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NIOS की हेल्थ और वेलनेस की पेडागोजी को। एज यू नो कि 7th और 16th मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा PRT का, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए थे कि हेल्थ की पेडागोजी से भी आए हुए थे। हेल्थ और वेलनेस की जो पेडागोजी है NIOS, स्पेशली फ्रॉम NIOS, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए थे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आगे वाले पेपर्स के लिए आप पूरी की पूरी वो यूनिट्स पढ़ने बैठ जाओ उसकी, और वो होंगी भी नहीं। मैंने थोड़े से क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर करे हैं उसके हेल्थ और हेल्थ पेडागोजी के लिए। अगर उसमें से आगे आने वाली शिफ्ट्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एज यू नो कि इंडिया ने पहली बार इन आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स जो है एथलेटिक्स में फर्स्ट टाइम किसी ने कोई मेडल लिया है एथलेटिक्स में, और वो भी ओलंपिक्स में, एंड दैट टू गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। एथलेटिक्स जो है वो उस हिसाब से भी जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है DSSB इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ ले उसकी हिस्ट्री के बारे में, या वो कब फॉर्म हुआ था, या इंडिया में जो एथलेटिक एसोसिएशन है वो कब फॉर्म हुई थी, ये सारी चीज़ें, और किस किस तरह के गेम्स खेले जाते हैं इसमें, और क्वेश्चंस देखने को मिले भी हैं एग्जाम्स में। शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एथलेटिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स हेरिटेज। इसका मतलब ये है कि एथलेटिक्स जो है वो सबसे पुराना है सारे स्पोर्ट्स में से, और एथलेटिक्स जो है ये एक ओनली इवेंट है इन विच अ नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स कैन टेक पार्ट। इसका मतलब है कि जो एथलेटिक्स है उसमें कितने भी नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ही करेंगे, 10 ही करेंगे या 12 ही करेंगे। 100 200 जितने भी क्वालिफाई कर पाए वो सारे इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक तरह के इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं मोस्टली। सो ये था थोड़ा सा एथलेटिक्स के बारे में। अब पढ़ लेते हैं कि एथलेटिक्स इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, यानी IAAF जो है वो एग्जिस्टेंस में 1913 में आई थी। ये याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आई थी, तो याद रखिएगा वो 1913 में जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। और वो वर्ल्ड के जितनी भी एथलेटिक्स मीट होती हैं, जो भी गेम्स होती हैं, वो सारी वही कंट्रोल करती है। तो ये था इसमें। द टर्म एथलेटिक्स, जो टर्म एथलेटिक्स है वो डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है एथलॉन। ठीक है, एथलॉन से हमने एथलेटिक्स को डिराइव किया है, और उसका मतलब है कंटेस्ट करना या compete करना। इसका मतलब है एज यू ऑल नो कंपटीशन करना या कंटेस्ट करना। ठीक है, तो एथलेटिक्स इवेंट्स आर बेटर नोन एज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। हम एथलेटिक्स इवेंट्स को ट्रैक और फील्ड कंपटीशन इवेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं ये, which were developed as organized in 1849 at London। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो हैं वो सबसे पहली बार जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे लंदन में इन 1849। इवन बिफोर जब ये इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन एक्सिस्टेंस में आया था, उससे पहले से ही ये गेम्स जो है वो खेले जा रहे थे, ट्रैक और फील्ड कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे थे, और लंदन में 1849 में। The first known running competition recorded in the modern era was British Championship, which was held in 1866। जो अब खेले तो जा रहे थे, भाग तो रहे थे लोग, इसका मतलब है, क्योंकि इसमें मोस्टली रेसेस वगैरह और ये सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल अगर हम कोई कंपटीशन कहेंगे, जो सबसे पहला रनिंग कंपटीशन है वो ब्रिटिश चैंपियनशिप हुई थी इन 1866। ठीक है, एंड एथलेटिक बिकम पॉपुलर फ्रॉम द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एट एथेंस 1896। अब इसमें जो चीज़ें हैं, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो मैं बता दूं कि क्या क्या है। ठीक है, एक तो ये 1913। ठीक है, 1913 जब इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन जो है वो फॉर्म हुआ था। दूसरी चीज़ है एथलेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एथलॉन, जिसका मतलब है कंटेस्ट करना या कंपटीशन करना। ठीक है, तीसरी जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि ब्रिटिश चैंपियनशिप जो कि 1866 में हेल्ड हुई थी, वो सबसे पहली ऑफिशियल, जो हम कह लें एक तरह का कंपटीशन टाइप जो थी, वो सबसे पहले 1866 में हुआ था, और ब्रिटिश चैंपियनशिप के नाम से हुआ था। ठीक है, और कब ये पॉपुलर हुए वो याद रखना है, पॉपुलर हुए। और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए थे? सबसे पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो अथेंस में हुए थे इन 1896 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा।
सो एथलेटिक्स के बारे में हमने ऊपर ऊपर से जान लिया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया था और ये सब। अब पढ़ लेते हैं एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ट्रैक का मतलब तो हो गया जो वो ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक, ऐसे गोल सर्कल में एक सर्कुलर एक ट्रैक होता है ऐसे बना हुआ, और यहाँ से लेकर जैसे कितने का ये मोस्टली जो है ये 400 मीटर का ट्रैक होता है। सो यहाँ पे रेसेस की जाती हैं, रिले रेस होती है और अलग अलग तरह की जो है 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस। तो ये सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं जो ट्रैक पे होते हैं उन्हें हम ट्रैक इवेंट्स कहते हैं। और अब देख लेते हैं फील्ड इवेंट्स क्या होते हैं। ये दोनों इवेंट्स ही जो है ये एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। तो फील्ड इवेंट्स के अंदर आते हैं हमारे जंपिंग, डिस थ्रोइंग एंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पॉल वॉल्ट, शॉट पुट, डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे फील्ड इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और जितनी भी रेसेस होती हैं, कितनी की भी 400 मीटर रेस, 900 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, ये जितनी भी या रिले रेस, ये जितनी भी रेसेस होती हैं ये सारी की सारी ट्रैक्स पे होती हैं, तो इन्हें ट्रैक इवेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। एथलेटिक्स की कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजीज का बेसिकली मतलब होता है जो टर्म्स यूजुअली एथलेटिक्स में यूज की जाती हैं, जैसे अप्रोच, बैटन, मैराथन, लैप, ट्रैक। ट्रैक यू ऑल नो, मैंने पहले ही बता दिया, एक ओवल सर्किट होता है मेजरिंग 400 मीटर, जो वही वो रनिंग ग्राउंड होता है, ट्रैक उसे ही कहते हैं, जहाँ पे एथलीट्स जो है वो रन करते हैं, ओवल शेप में होता है वो। लैप होता है, लैप वही रनिंग ट्रैक को कहते हैं, एक लैप जो होता है वो 400 मीटर का होता है। सो ये भी याद रखिएगा। और मैराथन रेस जो होती है वो रोड रेस को कहते हैं, वो ट्रैक पे नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। मैराथन जो है वो रोड पे होती है और 42.195 किलोमीटर्स जो होती है उसकी उसकी जो है वो मैराथन रेस होती है। सो ये भी याद रखिएगा। बैटन, बैटन जो होता है वो एक लाइट वुडन ट्यूब होता है, यूजुअली 1 फुट लॉन्ग होता है और उसका वेट अबाउट 1 OZ होता है। सो जैसे कि आपने देखा होगा जब रिले रेस होती है, रिले रेस में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं पहले एक दौड़ता है, एक दौड़ के अपना एक लैप कंप्लीट करके आता है, तो दूसरा वहीं रेडी रहता है उसका बैटन लेने के लिए। तो वो जब जब तक वो जो पहला दौड़ के उसे अपना बैटन नहीं दे देता तब तक वो अपनी प्लेस से नहीं भाग सकता, ठीक है। तो जैसे ही वो वुडन बैटन उसे पकड़ाता है वो वैसे ही अपनी प्लेस से भाग के और वो दूसरा लैप जो है वो कंप्लीट करता है। तो ऐसे जो मोस्टली बैटन का यूज जो है वो हम रिले रेस के थ्रू करते हैं। अप्रोच का मतलब होता है टू रन अप एंड टू टेक ऑफ अ पोजिशन एज इन अ जंप। सो अप्रोच का बेसिकली मतलब होता है कि रन करके या फिर अपनी पोजीशन को जंप करके जो है अपनी पोजीशन पे आना। जैसे यहाँ से हमने, हाँ, यहाँ से किसी एथलीट का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था और उसे पोजीशन यहाँ तक पहुँचना है, तो ये उसका अप्रोच है, ये उसकी अप्रोच वाली जगह है जहाँ तक उसे जंप करके जो है वो पहुँचना है। सो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज थी याद रखने के लिए। अब मूविंग ऑन, हमारा एक गेम आया है जो कि बैडमिंटन है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट बैडमिंटन वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया। तो ये बिलीव किया जाता है कि सबसे पहली बार जो बैडमिंटन है वो इंडिया में खेला गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन 1877। और इस गेम को जो है वो पूना भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर ऐसे आ गया कि बैडमिंटन का अदर नेम क्या था, तो इट इज़ पूना। द इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन जो है वो 1934 में फाउंड किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है बैडमिंटन की उसे 1934 में फाउंड किया गया था, और जो इंडिया की बैडमिंटन एसोसिएशन है दैट वाज फाउंडेड इन 1935, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फर्स्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 1929 इन पंजाब स्टेट, और सबसे पहला टूर्नामेंट जो है वो हुआ था 1929 में, और पंजाब स्टेट चैंपियनशिप के नाम से जाना गया था वो। और सबसे पहला जो नेशनल था, मतलब बैडमिंटन का जो नेशनल गेम हेल्ड हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1936 में, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बॉम्बे में ही हुआ था ये। तो ये देख लिया हमने बैडमिंटन के ऊपर। अब बैडमिंटन की कुछ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे एक है बैक हैंड लिफ्ट। बैक हैंड लिफ्ट जो होती है, जैसे बैक हैंड का यूज़ करके हम जो है वो जो शटल है उसको
थ्रो करते हैं, हैंड से पुश करते हैं, उसको हम बैक हैंड लिफ्ट बोलते हैं। क्लियर टॉस में हम अपना रैकेट ऊपर हवा में करके और एक शॉट जब मारते हैं तो उसको हम क्लियर टॉस शॉट कहते हैं। स्मैश होता है जब हम बहुत जोर से एक पावरफुली हिट करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब आप लोग भी बैडमिंटन खेलते होगे तो कई बार ये शॉट आता है कि जब हम बहुत ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्मैश बहुत पावरफुली हिट करते हैं तो उसको हम स्मैश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक होता है ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हाँ भाई जो हमारा सामने वाला प्लेयर है वो नेट से थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं ना कि हल्का सा एक शॉट ले लेते हैं, मतलब बहुत ही हल्के से मार लेते हैं। जैसे उसे लगता है कि हम बहुत तेजी से मारेंगे तो उसके पास जाएगी, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा एक हल्का सा शॉट ले लेते हैं और वो नेट से बिल्कुल साइड में, उसकी साइड में जाके गिर जाती है, तो इतने वो आगे आता है तो वो जो है शटल जो है वो उससे ड्रॉप हो जाती है, सो उसको ड्रॉप शॉट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला गेम है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है इट इज़ मोर देन 100 ईयर ओल्ड गेम। याद रखिएगा, बहुत ही पुराना गेम है वॉलीबॉल, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय इन 1895 बाय द अमेरिकन नेम्ड विलियम जी मॉर्गन। तो इन्होंने जो है ये गेम स्टार्ट किया था। तो इसमें क्या है, वॉलीबॉल जो फेडरेशन है इंडिया में वो आया था इन 1951। ठीक है, और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो आया था इन 1947। ओके, इन ओलंपिक्स द वॉलीबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 इन टोक्यो। और ओलंपिक्स के अंदर जो है वो वॉलीबॉल खेला गया था सबसे पहली बार इन 1964 इन टोक्यो। ये भी याद रखिएगा, वॉलीबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय YMCA एंड इट इज नाउ अ वेरी पॉपुलर एशियन गेम्स एंड इन द ओलंपिक्स आल्सो। इसकी भी कुछ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज है जैसे एस, एंटीना, रोटेशन, स्मैश, डिग, स्पाइक, टाइम आउट। सो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंटीने जो है वो किसकी जो है वो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है, किस स्पोर्ट से रिलेट करती है, या ये आ सकता है स्पाइक किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, या आ सकता है स्पाइक होता क्या है। तो स्पाइक इज अ डिफेंसिव शॉट विच टेक्स द बॉल ओवर द नेट। सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या क्या होते हैं जो थोड़े डिफरेंट से वर्ड हैं, क्योंकि एज यू नो कि स्मैश जो है वो उसमें भी यूज़ होता है, बैडमिंटन में भी यूज़ होता है, तो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग से वर्ड हैं जैसे स्पाइक हो गया, डिग हो गया, एंटीन हो गया और रोटेशन हो गया, तो आप ये तीन चार जो हैं ये याद रख सकते हैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज ऑफ वॉलीबॉल। अगले अब आते हैं हम अपने इंडिजिनियस गेम्स पे। इंडिजिनियस गेम्स होते हैं जो कि इंडिया के गेम्स होते हैं, जो बेसिकली जो है वो यहीं से ही ओरिजिनेट हुए हैं, इंडिया से ही कहा जाता है कि बिल्कुल इंडिजिनियस गेम्स हैं ये। सो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कबड्डी। एज यू ऑल नो कि कबड्डी ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, एंड इन 1952 इंडियन कबड्डी एसोसिएशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। और 1978 में जो है वो एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। मोस्टली ये रूरल इंडिया में जो है ये गेम खेला जाता था, और इंडिया ने इसके लिए गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। और ये याद रखिएगा कि जो भी हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इन सब कंट्रीज़ में भी जो है वो कबड्डी गेम जो है वो बहुत फेमस है। और कहा जाता है कि 4,000 साल पुराना ओल्ड गेम है। और कबड्डी जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था बाय ओलंपिक एसोसिएशन इन 1950, जो कि इसके रूल्स और कबड्डी गेम के रूल्स जो है वो गवर्न करता है। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रख सकते हैं कि इंडियन कबड्डी एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, और ये याद रख सकते हैं कि एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन जो है वो कब एक्सिस्टेंस में आया। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। कबड्डी में ये चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज कबड्डी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 3rd 7th मार्च में। ठीक है, और मैं शिफ्ट के साथ बता रही हूँ कि कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 7th मार्च की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें कबड्डी की स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज पे सवाल आया था, और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के ऊपर आया था, और आगे भी हम पढ़ेंगे उसकी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्किल्स हैं उनके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस पुट किए गए थे, स्पेशली कबड्डी यानी जो इंडिजिनियस गेम्स है हमारी उसके ऊपर। सो इसकी कुछ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे एंटीज है। एंटीज आर द ओपोनेंट्स अगेंस्ट द राइडर। एंटीज होते हैं जैसे दो टीम्स हैं, ठीक है, दो टीम्स हैं, एक टीम जो है एक टीम जो है वो 12 प्लेयर्स की है, लेकिन 7 प्लेयर ही ग्राउंड में रह सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर, लेकिन 7 प्लेयर्स आर अलाउड टू प्ले ऑन द ग्राउंड एट अ टाइम।
ठीक है। इसमें एक एंटीज होते हैं और एक राइडर होते हैं। एंटीज जो होते हैं वो ओपोनेंट टीम होती है और राइडर जो होते हैं वो क्या नाम है खेलने वाली टीम होती है। जैसे कि राइडर जो होते हैं वो अपना कोई भी जो जैसे एक प्लेयर जो है वो सामने भेजते हैं दूसरे वाले के उसमें और उसको वो लाइन जो है वो टच करके वापस आना होता है। यही कबड्डी होता है। कबड्डी कबड्डी कैंट करना होता है उन्हें। सो जो राइडर होता है उसको उसको कबड्डी कैंट जो है वो कभी छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ से जो है यहाँ के प्लेयर जो है इस प्लेयर को जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने खेमे में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये काम जो होता है ये होता है एंटीज का। और जो यहाँ से एक प्लेयर जा रहा होता है वो होता है राइडर। सो ये थोड़ा सा याद रखना। और लोना टर्म भी जो है वो कबड्डी से ही रिलेटेड है। इसमें जब कोई टीम स्कोर करती है बोनस पॉइंट्स 2 पॉइंट्स तो उसको हम लोना कहते हैं। सो ये भी याद रखिए। अगला है फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स। ये इसमें से सवाल जो है वो आया था कि अ, ऐसे पूछ लिया था कि लेग थर्स्ट जो है लेग थर्स्ट जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है। सो उसका करेक्ट आंसर जो था वो कबड्डी था। तो ये सारी जो फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स हैं कबड्डी की ये याद रखिएगा। फ्रंट किक, साइड किक, म्यूल किक, बैक किक, जंप, टाइप काउंटर, लेग थर्स्ट, टचिंग विद हैंड, ये सारी जो है ये फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स हैं। एक है फंडामेंटल डिफेंसिव स्किल्स जिसका है रिस्ट कैच, नॉर्मल ग्रिप, एंकल कैच, नी कैच। तो ये सारी जो है ये डिफेंसिव स्किल्स हैं। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। हेल्थ की पेडागोजी पढ़ने से पहले ऑब्वियसली हमें थोड़ा हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। सो हेल्थ जो है वो WHO ने डिफाइन किया है एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई डिजीज ना हो। इट डजेंट मीन कि अगर आप डिजीज फ्री हैं या अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं। जी नहीं। हेल्थ का मतलब होता है आप फिजिकली भी फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं और आप सोशली भी वेल बीइंग हैं आपका। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी इंक्लूड करती हैं हेल्थ में। द वर्ड हेल्थ इज derived फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट इज कॉल्ड health, which means a state of being sound and was generally used to infer soundness of body। ठीक है। हेल्थ का मतलब होता है साउंडनेस ऑफ बॉडी, कि बॉडी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये सब health is a level of functional and metabolic efficiency of an organism at both microcellular and macro level। माइक्रो मतलब सेलुलर लेवल, मतलब एक तरह से फिजिकल लेवल पे हम अच्छा फील कर रहे हो, हमारी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी फिजिकली हम अच्छे फील कर रहे हो। और मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल यानी हम सोशली भी अच्छा फील कर रहे हो तो हम उसको हेल्थ बोलेंगे। ठीक है। इट इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है। एंड नोन एज ह्यूमोस्टैटिस। ओके। सो ये याद रखिएगा, स्टेट ऑफ बैलेंस का मतलब होता है होम्योस्टैटिस। सो ये हमने थोड़ा हेल्थ के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ योगा। ठीक है। योगा से भी कई सवाल जो हैं वो पुट किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में जो आया था हमारा एग्जाम। और योगा भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है योगा के ऊपर और स्पोर्ट्स को जो है एनकरेज करने के ऊपर। सो इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज दैट मीन्स योग, ज्वाइन और यूनाइट। योगा का मतलब होता है ज्वाइन करना या यूनाइट करना या योग होना। ठीक है। और ये सब कुछ आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। योगा वॉज फर्स्ट पास बाय लॉर्ड शिवा टू हिज वाइफ पार्वती एंड फ्रॉम देयर इन द लाइव्स ऑफ मेन। बस इतना याद रखिएगा। बाकी इसमें सिर्फ योगा के एडवांटेजेस हैं कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। सो ये याद रखना है आपको। अगला है एम ऑफ योगा क्या है। योगा का जो एम है वो क्या है, क्यों करते हैं लोग योगा। योगा का जो मेन एम है वो है कंट्रोल ओवर द माइंड, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है या हमारा पे ये कंट्रोल नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं है। लेकिन माइंड पे कंट्रोल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं वो उस चीज़ का हम पे कंट्रोल रहे, नहीं। माइंड पे कंट्रोल होने का मतलब है कि हम चीज़ों को जो है वो एक अलग ढंग से सोच पाएं। जैसे वी कैन डिस्टिंग्विश द रियल फ्रॉम अनरियल। इसका मतलब है हम असली चीज़ और नकली चीज़ में जो है वो फ़र्क करना देख पाएं कि क्या चीज़ असली है
क्या चीज़ नकली है, वो चीज़ का हम फर्क जान पाए। द थिंग विच इज़ इटर्नल, कौन सी चीज़ हमारे साथ पूरा समय रहेगी यानी कि इटर्नल है, और कौन सी चीज़ कुछ ही टाइम की है। इटर्नल जैसे मैं बताऊँ तो इटर्नल हैप्पीनेस जो है, अपने मन का जो सेटिस्फैक्शन है वो इटर्नल है। ठीक है, अगर आपने सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया, अगर आप हैप्पी हैं, तो दैट इज अटर्नल, दैट इज फॉर लाइफ। ठीक है, आपके साथ। ट्रांजिएंट क्या है? ट्रांजिएंट है जेलिसी और ये सब। जो जेलिसी है, ये सब 2 पल की चीजें हैं। ठीक है, मनी है, मनी, ये सब 2 पल के मोह हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको, सिर्फ आपको 2 पल की खुशी दे सकते हैं पैसा और ये सब चीजें। लेकिन जो, अगर आप यानी अगर आप सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो वो आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस दे सकता है। तो इन सब चीज़ों की जो है वो नॉलेज करना, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पाना अपने माइंड पे, उसको वो एम है हमारे योगा का। सो ये याद रखें। अगले हैं 8 स्टेजेस ऑफ योगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी स्टेज है जो योगा की नहीं है, ऐसे 4 नाम दे देगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 8 स्टेजेस एक्चुअली हैं क्या। फर्स्ट इज यामा, second is niyama, third is asana, fourth is pranayam, fifth is pratyahara, sixth is dharana, seventh is dhyana and eighth is samadhi। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेस हैं योगा की। तो एक बार इनको देख लीजिएगा, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको ये याद हो जाएंगी, और अगर इन पे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा बेसिक आसनास। ठीक है, अब कुछ बेसिक आसन देखेंगे हम, किस किस तरह के जो है वो आसन होते हैं। सबसे पहला है हमारा शवासना। ठीक है, योगा के अंदर जो है वो 2 चीजें हम पढ़ के चलेंगे। एक पढ़ रहे हैं हम आसन, बेसिक आसन जो है, और आसना बोलते हैं हम इन्हें। और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे प्राणायाम। प्राणायाम और आसना में क्या डिफरेंस होता है? आसना जो होता है वो बेसिकली हम अपनी बॉडी को जो है फ्लेक्सिबिलिटी और उस सब के लिए हम जो है वो आसना करते हैं। और प्राणायाम में बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट के से रिलेटेड होता है। प्राणायाम फिजिकल भी होता है, साथ साथ मेंटली ज़्यादा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहला आसना जो है वो है शवासना। अब शवासना तो सबका फेवरेट आसन होता है, डेथ पोज कहते हैं हम इसे, सबको पता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मृत्यु आसना, कि जिसमें हम बिल्कुल रिलैक्स करते हैं अपनी मसल्स को, और ऐसे जैसे हम लेटने वाली जो पोजीशन होती है उसमें हम जब लेटे रहते हैं, तो वो आसना हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने आप को पूरा कि बिल्कुल रिलैक्स करके अपनी बॉडी को, सब कुछ भूल भाल के जब हम कंसंट्रेट करके लेटे होते हैं एक डेथ पोज में, तो उसको हम शवासना कहते हैं। और शवासना जो है इट इज एक्सेप्टेड एज अ रेमेडी फॉर साइकोसोमैटिक डिजीजेस। साइकोसोमैटिक डिजीजेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें इंसोम्निया, इन सब की प्रॉब्लम होती है। इंसोम्निया होता है कि नींद ना आने वाली बीमारी। स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की वजह से जो है लोगों को कई बार नींद नहीं आती। तो उससे रिलेटेड साइकोसोमैटिक जो डिजीजेस होते हैं वो ये वाला जो योगा है या ये वाला जो आसना है वो परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें काफी फायदा होगा। सो शवासना इज फॉर देम। दूसरा आसन है हमारा स्लब आसना। तो स्लब आसना जो है वो एक लोकस्ट पोज होता है। लोकस्ट क्या होता है? आपने सुना होगा, पहले लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया में। जो ग्रास हॉपर से होते हैं उनका अटैक जो होता है उसको हम लोकस्ट अटैक कहते हैं। सो एक लोकस्ट की तरह जो है वो पोज होता है, देख रहे हैं जैसे ये ऐसा पोज होता है, ये जैसे ये लोकस्ट का भी कुछ ऐसा सा ही पोज है, थोड़ा ऐसा सा। सो जो ये वाला पोज होता है इसको हम स्लब आसना कहते हैं। ठीक है, तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कुंडलिनी टेक्निक। ठीक है, और ये भी जो है वो हमारे फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी बैकबोन जो होती है ये वाली, उसके लिए ये आसन जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसको हम कुंडलिनी टेक्निक भी कहते हैं। स्लब आसना इज ऑल्सो नोन एज कुंडलिनी टेक्निक, सो ये याद रखिएगा। अगला आसन है हमारा चक्रासना। सो चक्रासना क्या होता है? चक्रासना, द स्पाइन इज ट्विस्टेड इन सच अ वे that the body forms semicircular shape and is called चक्रासना। ये वाला आसन जो होता है ये चक्रासना होता है। एक रेनबो की तरह जो है वो हम अपनी बॉडी को एक सेमी सर्कुलर शेप में जो है वो बना लेते हैं, स्पाइन को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। तो इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, स्पाइन के लिए अच्छा होता है।
सो ये होता है हमारा चक्रासना। अगला है हमारा धनुरासना। धनुरासना कुछ ऐसे होता है, एक बो पोज है। बो आपको पता होगा, बो जो धनुर होता है, धनुष होता है, दैट मीन्स बो। ठीक है, तो उसकी तरह ही लग रहा है कि एक धनुष है और उसमें से जो तीर है ये हमने वो बांध रखा है और ये तीर एक बो का पोज जो है वो दे रहा है, यानी एक धनुष का जो पोज है वो दे रहा है। So it is a combination of Bhujangasana and Salabhasana, हम ये कह सकते हैं. It is performed together, they are very beneficial for the body. ठीक है, so ये याद रखिएगा, एक धनुरासना होता है, एक हल आसना होता है। हल आपको पता है प्लॉग को कहते हैं, प्लॉग यानी हल, जो हल जोतते हैं, जो खेतों में यूज करा जाता है, तो उसकी तरह से कुछ ऐसे बॉडी अपनी हम रोटेट करके जो है वो ये आसना लेते हैं। हल आसना जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है, एंड एट द सेम टाइम ओपन्स द गेट फॉर द हायर एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कंसंट्रेशन, पर्सन को स्टेडी बनाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, और इट मे इनहेंस द फर्टिलिटी एंड द विटिलिटी। ठीक है, विटिलिटी और फर्टिलिटी दोनों इंक्रीज करने में जो है मदद करता है, और ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है हमारे लोअर पार्ट्स को। तो ये वुमेन्स के लिए जो है वो बहुत रिकमेंडेड आसना होता है, हल आसना, क्योंकि ये फर्टिलिटी जो है वो इन्हांस करने में जो है वो मदद करता है, और जो लोअर पार्ट्स होते हैं जैसे वूम हो जाता है, या जो ये वाले यूटरस वाले पार्ट्स होते हैं, इनको जो है ये आसना बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं, आसन पूरे हो गए हैं, अब हम प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम एज आई टोल्ड यू मोस्टली जो है इसमें वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं प्राणायाम में। ठीक है, और 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम कौन कौन से हैं? नाभि शोधना, शिताली प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, दिग्र प्राणायाम। ठीक है, तो ये एक एक करके हम ये सारे जो है मेजर 5 टाइप्स के जो है ये हम प्राणायाम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना नाड़ी शोधना। नाड़ी शोधना में क्या है? ये ऐसा जो है, ऐसा पोज जो है वो बनाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये ऐसा पोज बनाया जाता है, एक थंब का यूज होता है, और ये जो दो फिंगर होती है हमारी, एक छोटे वाली और एक इंडेक्स फिंगर, इन दोनों फिंगर्स का जो है वो यूज की, मिडल फिंगर सॉरी, इन दोनों फिंगर्स का जो है वो यूज किया जाता है इस वाले नाड़ी शोधना वाले जो योगा पोज है उसके अंदर। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि नाड़ी शोधना के हैं। यू हैव टू सिट डाउन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, एक क्रॉस लेग पोजीशन में आपको बैठना होता है, और now you use your thumb and right hand to close the right side of your nose and inhale deeply using the left nostril. तो इसमें ऐसा है कि राइट हैंड को जो हम अपनी राइट साइड पे रखते हैं नोज की, और इनहेल करते हैं डीपली अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और उसके बाद हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल कवर करते हैं और एक्सेल करते हैं राइट वन से। सो ये 10-15 मिनट, आई मीन 10-15 टाइम्स जो है ये एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, और उसको हम नाड़ी शोधना प्राणायाम कहते हैं। अगला है शीताली प्राणायाम। शीतल मीन्स कूल, एज यू नो कि शीतल का मतलब होता है ठंडक, और ये जो प्राणायाम टेक्निक होती है ये इसीलिए होती है कि हमारे जो अंदर है, जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो एक ठंडक सी आती है हमारे जो शरीर है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले इनहेल करते हैं एयर, ठीक है, और उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम एक ये गोल मुंह बना के एक्सहेल करते हैं। ठीक है, we inhale from our nose and then we exhale from our mouth, एक गोल सा शेप बना के, ओ शेप बना के हम उसको जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और 10 से 5 बार करते हैं, तो इसको कहते हैं हम शीताली प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो है वो सबसे फेमस प्राणायाम है, और एज यू नो कि रामदेव बाबा जो हैं वो ये प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी डिजीज़ या कुछ भी जो है उसे निवारण के लिए। तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच यू हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो कपालभाति के अंदर जो है वो एक विलोमा प्राणायाम आता है और एक अनुलोमा प्राणायाम आता है। तो विलोमा प्राणायाम जो है उसको देख लेते हैं। विलोमा प्राणायाम जो है इसमें एक पॉज्ड इनहेलेशन होता है और एक पॉज्ड एक्सहेलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, कंफर्टेबल पोजीशन में हम रिलैक्स करके बैठे होते हैं और डीपली ब्रीथ करते हैं, लेकिन नॉर्मली करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से सांस ली हमने अंदर या कुछ ऐसे। नॉर्मली सांस लेते हैं लेकिन एक डीप सांस लेते हैं। ठीक है, और 2 से 3 सेकंड का हम पॉज लेते हैं। थोड़ी देर जब हम इनहेल कर लेते हैं तो हम उसको होल्ड करके रखते हैं उसको अंदर, और उसके बाद जब हम 2 सेकंड जो है हमारे हो जाते हैं, सो हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे लंग्स जो है वो फुल ऑफ एयर नहीं हो जाते। उसके बाद हम बड़े आराम से स्लोली स्लोली जो है वो हवा को जो है वो छोड़ते हैं, सो एक्सेल करते हैं यानी।
सो ये होता है। और एक में होता है विलोमा पोस्ट एक्सेलेरेशन, इसमें हम इस चीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। पहले में जब हम सांस ले रहे थे तो हमने पॉज किया था, अब हम जब सांस छोड़ रहे होंगे विलोमा वाले में तो हम पॉज करके छोड़ेंगे। सो बस ये फ़र्क होता है दोनों में। उसके बाद आता है हमारा अनुलोम प्राणायाम। एज आई टोल्ड यू कि विलोमा अनुलोम जो है वो दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। इसमें जो है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। अब सवाल जो है क्वेश्चन जो है वो पेपर में बिल्कुल ऐसा आया था, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था कि अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग जो है वो कौन से प्राणायाम में होती है, और उसमें अनुलोमा भी था और उसमें विलोमा भी था जो ऑप्शन थे उसमें। लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था अनुलोमा विलोम प्राणायाम। ठीक है। सो छोटे छोटे जो इसमें वो हैं लगते हैं हमें बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी पड़ेंगी ताकि हमारा वहाँ 1 या 2 नंबर जो है वो आसानी से बन पाए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्राणायाम, दैट इज दृग्या प्राणायाम। इट इज़ अ 3 पार्ट ब्रीथिंग। ठीक है। तो दृग्या प्राणायाम जो होता है वो 3 पार्ट्स में ब्रीथ होता है। इसमें क्या होता है, हम एक बहुत ही डीप इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। टू परफॉर्म दिस प्राणायाम हम क्या करते हैं, हम लाई डाउन कर जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं और अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। उसके बाद हम छोटी छोटी जो डीप ब्रेथ्स हैं वो लेते हैं और रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को, और तब तक इनहेल करते हैं एयर जब तक हमारी बेली जो है वो पूरी ऐसे ना हो जाए कि फुल हो गई है एयर से। ठीक है। और उसके बाद हम इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करते हैं फॉर द फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम एक्सेल करते हैं, ड्रॉइंग द बेली इनवर्ड्स, इंश्योर दैट देयर इज नो एयर लेफ्ट। ठीक है। सो ये सारा जो होता है वो दृग्या प्राणायाम में होता है। इट इज़ अ 3 पार्ट ब्रीदिंग। तो इसको भी अच्छे से रीड करके जाइएगा कि दृग्या प्राणायाम पूरा का पूरा जो है वो क्या होता है। तो इसके पहला स्टेप तो हमने पढ़ लिया कि पहले स्टेप में 3 पार्ट्स ब्रीदिंग होती है। तो पहले स्टेप में तो हमने इनहेल किया जब तक हमारी बेली जो है वो पूरी तरह से फुल नहीं हो गई एयर से, और फिर धीरे धीरे हमने उसको एक्सेल कर दिया। अब दूसरा स्टेप इसका होता है, हम दोबारा से जो है वो इनहेल करते हैं डीपली और फिल करते हैं, और इनहेल अ बिट मोर air and fill up in your rib cage. When you exhale, exhale the air from the rib cage and then from your belly. पहले वाले में तो हम अपनी बेली से जो है वो जो हवा है वो एक्सेल कर रहे थे। दूसरे वाली में पहले हम अपनी रिब केज वाली जो हवा है वो एक्सेल करेंगे और उसके बाद बेली वाली हवा जो है वो एक्सेल करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम अपनी बेली और रिब केज दोनों दोबारा इनहेल कर लेते हैं डीपली एंड इनहेल अ बिट मोर इन आवर हार्ट सेंटर। तो हार्ट के अराउंड का जो एरिया है हम वहाँ भी थोड़ी सी हवा जो है वो इनहेल कर लेते हैं। और इसमें वही रिपीट होता है कि पहले तो हार्ट से हवा एक्सेल होएगी, उसके बाद रिब केज से एक्सेल होएगी और उसके बाद बेली से एक्सेल होएगी। सो यही इसके स्टेप्स हैं। सो ये 3 ब्रीदिंग जो है वो एक्टिविटी है और इसे दृग्या प्राणायाम कहते हैं। दीर्घया प्राणायाम, ध्यान रखिएगा। एक और है हमारा उज्जयी प्राणायाम। इसका मतलब होता है उज्जयी मीन्स ओशियन। ठीक है। और इस प्राणायाम में हम मिमिक करते हैं ओशियनिक साउंड्स। और जैसे जब हम तेज तेज हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऐसे नहीं लगता जैसे कि कोई एक साउंड सी आ रही है ओशियनिक वेव्स की जैसे साउंड होती है। तो इस प्राणायाम में जो है वैसी साउंड जो है वो रिलीज होती है। सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अब हमारे प्राणायाम आसना सब खत्म हो गए हैं। अब ये थोड़े से कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो ये मैंने निकाल लिए इसमें। इंट्रामुराल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। इंट्रामुराल्स बस ये याद रखिएगा, इंट्रामुराल्स का मतलब होता है वो कॉम्पिटिशन जो कंडक्ट किए जाते हैं विद इन द प्लेयर्स ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंट्रामुराल्स के होते हैं कि टाइप कैसा है इंस्टीट्यूशन का, क्लाइमेट, जोग्राफी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, टाइम क्या अवेलेबल है, एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, कोऑपरेशन अदर कलीग से क्या है। सो ये फैक्टर्स जो हैं ये ध्यान रखिएगा। इसमें से ऐसे पूछ सकते हैं कि इन 4 में से कौन सा फैक्टर नहीं है इंट्रामुराल्स का। सो इसलिए 1-2 बार इनको देख लीजिएगा तो आपको इससे याद रहेगा कि कौन सा फैक्टर है। और ये भी याद रखिएगा कि इंट्रामुराल्स कंपटीशन वो होते हैं जो एक ही इंस्टीट्यूशन के जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में जो है वो कंडक्ट करते हैं कॉम्पिटिशन्स, तो उसको हम इंट्रामुराल्स कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। अगले आते हैं एक्स्ट्रा मुराल। एक्स्ट्रा मुराल जो होते हैं दे आर कंडक्टेड बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ 2 और मोर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इंट्रामुराल्स में तो ऐसा हो गया कि स्कूल के अंदर ही 2 टीम्स बनी हुई हैं, वही स्कूल की टीम्स ही हैं, स्कूल के ही बच्चे हैं और वो आपस में जो है वो compete कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मुराल होता है कि आपका एक स्कूल है, सपोज करो एक डीएवी स्कूल है और एक केवीएस स्कूल है।
तो दोनों की टीम्स जो हैं वो आपस में जो है जब compete करती हैं तो उनको एक्स्ट्रा मोरल्स कहते हैं। इसका मतलब है बाहर की कोई टीम आके, जो दो टीम्स हैं वो आपस में जो है वो compete कर रही हैं। इनमें आता है हमारा इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, ये सारे कॉम्पिटिशन, जोनल, इंटर जोनल कॉम्पिटिशन। तो ये सारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं ये एक्स्ट्रा म्यूरल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है गुड सिटीजनशिप। क्या होता है? गुड सिटीजनशिप इज अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम वन थिंग और द अदर एवरी डे. Healthful living and good citizenship is a behavioral package which should start in the early years of the school and home. ठीक है। तो गुड सिटीजनशिप आपको पता ही है कि जैसे क्वेश्चन कई बार आया है कि अल्टीमेट एम क्या होता है एजुकेशन का, अगर कहा जाए तो एक गुड सिटीजन बनाना। अल्टीमेट एम ये नहीं होता कि बच्चे को जॉब दिलवाना होता है, अल्टीमेट एम ये नहीं होता कि उसे कोई साइंटिस्ट बनाना होता है या उससे कोई डिस्कवरी करानी होती है। नहीं, वो बच्चा अपने आप करेगा जब वो सीखेगा चीज़ों से। तो अगर वो कर पाएगा तो वो अपने आप अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन मेन एम जो एजुकेशन का होता है वो होता है एक अच्छा सिटीजन बनाना। अगर वो बच्चा क्रिमिनल बन जाए, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे उससे कितनी ही मैथमेटिक्स की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होती हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अ चाइल्ड अ गुड सिटीजन। ओके। तो अच्छी सिटीजनशिप्स की जो थीम है वो क्या होती है? एक तो वो सच्चाई हमेशा बयां करे, इट मीन्स इट ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। ठीक है। और बड़ों की या छोटों की भी, इवन या अपने साथी एज वालों की भी वो रिस्पेक्ट करे सबकी, केयरिंग हो। ये सारी जो है ये थीम्स हैं। रिस्पॉन्सिबल हो और ब्रेव हो, डरे ना। ठीक है। तो ये सारी जो है ये 4-5 थीम्स हैं जो कि हैं एक गुड सिटीजनशिप की। तो इसमें कुछ ये बता रखा है कि किंडरगार्टन वगैरह जो वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे लर्न करते हैं। सो दे लर्न द थीम्स ऑफ गुड सिटीजनशिप इज अ लेस important than the beginning to recognize that good citizenship behavior is based on certain principles. Second and third graders should recognize the rights of others, working and playing by rules, making decision concerning right and wrong. Fourth onwards होता है honesty हो, compassion हो, respect, responsibility और courage हो। सो किंडरगार्टन वाले बच्चों के लिए तो बस यही जान लेना ज़रूरी होता है कि गुड सिटीजनशिप होती क्या है। थोड़ा बहुत उन्हें थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स पता हो तो किंडरगार्टन और फर्स्ट ग्रेडर्स वाले बच्चे जिस हिसाब से वो छोटे होते हैं उन्हें अपनी एज के हिसाब से बस इतना ही पता होना चाहिए। सेकेंड और थर्ड ग्रेडर्स जो होते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि राइट्स क्या हैं अदर्स की, एक साथ टीम में कैसे खेला जाता है या रूल्स के साथ कैसे खेला जाता है या छोटे छोटे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं या राइट और रॉन्ग क्या है, ये सेकंड और थर्ड ग्रेडर्स को पता होना चाहिए। फोर्थ ग्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए होता है ऑनेस्टी होनी चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड टेल ट्रूथ। दे शुड बी कंपैशनेट, दे शुड बी रिस्पेक्टफुल, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड करेजियस। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये फोर्थ ग्रेड ऑनवर्ड्स जो हैं धीरे धीरे जो है बच्चों में बिल्ड होती रहनी चाहिए। तो ये सब हमने देख लिया थीम्स क्या थी उसकी, और ये भी देख लिया हमने कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब जो हमारा एक टॉपिक है वो है टीचर्स रोल एज अ काउंसलर। ठीक है। अब टीचर का एज अ काउंसलर जो है वो क्या रोल होना चाहिए? अब टीचर को जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि ही शुड केयरफुली कंसिडर्ड एज द डायग्नोज देयर पेशेंट। सबसे पहले अगर टीचर का रोल अगर एज अ काउंसलर देखा जाए तो उसे डायग्नोज करना आना चाहिए कि उसके पेशेंट्स जो हैं यानी उसके जो चिल्ड्रंस हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या हैं, वो कैसे डायग्नोज करेगी। तो क्या क्या तरह की प्रॉब्लम आती हैं, इनकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, OCD, obsessive compulsive disorder, bipolar disorder, depression, dysthymia, somatic disorder, borderline personality disorder, PDD, that is pervasive development disorder, autism, anxiety disorder, or any other psychiatric diagnostic category may be atypical in nature. तो इनको भी याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ काउंसलर, अगर टीचर का रोल एज अ काउंसलर वो प्ले कर रहा है तो उसे ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि कब कब बच्चा कौन कौन से लक्षण दिखा रहा है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखा रहा है तो वो इनमें से कौन सी जो साइकोमैटिक बीमारी है उसका शिकार है वो। सो ये इसकी नॉलेज जो है वो टीचर को एज अ काउंसलर होनी चाहिए। एक मेथड देखने को मिला था इसमें, एक मिरर मेथड। ठीक है। तो मिरर मेथड क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इट इज अ टाइप ऑफ फॉलो अप मेथड वेयर अ स्टूडेंट perceive his own image into the mirror and perform the activity. In this method student get immediate feedback while performing the body movement, body posture
अब ऐसा है कि कोई भी बच्चे को जैसे हमें कोई एक्टिविटी सिखानी है तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज करो डांसिंग एक एक्टिविटी है हमारी, वो बच्चे को परफॉर्म करनी सीखनी है। तो वो क्या करता है, वो मिरर के सामने जाता है, मिरर के सामने, और मिरर के सामने वो एक्ट करने लगता है। उसको इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि कहाँ उसके स्टेप्स जो हैं वो रॉन्ग जा रहे हैं, कहाँ वो बीट जो है वो छोड़ रहा है। तो ये वाला जो मेथड होता है जिसमें बच्चा मिरर के सामने जाके परफॉर्म करता है और उसे इमीडिएट फीडबैक मिलता है उसकी गलतियों के बारे में या उसके परफॉर्मेंस के बारे में, सो उसको हम कहते हैं मिरर मेथड। सो याद रखिएगा इसकी मेरिट्स हैं, थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, इट इज़ एन आइडल मेथड फॉर किड्स, दे नो देयर ओन बॉडी पार्ट्स, एंड डीमेरिट्स हैं रेक्टिफिकेशन एंड एरर इज मिस्ड। अब ये है कि बच्चे ने गलती तो कर ली, लेकिन अब बार बार उसे ठीक कैसे करे, तो वो थोड़ा उसमें मिस हो जाते हैं चीज़, तो ये इसकी थोड़ी सी एक डीमेरिट है। So that's all for today. Thank you so much for being such a good listener. और यही था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपके जिसके भी 23rd से 30th तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आई होप कि इससे आपको कोई फ़ायदा मिले अपने एग्ज़ाम्स में, एंड आई ट्रूली बिलीव कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आई वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट दिस एंड like and subscribe to my channel, and that's all. I'll meet you in my next video. Thank you so much.